आज हमने आपको तकलीफ दी है। इस वक्त हमारे दरमियान में पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जनाब आफ्ताब अहमद साहब इंजीनियर मौजूद हैं। पार्टी के प्रभारी हैदराबाद से आए हुए इंजीनियर सरफराज साहब हैं और किशनगंज के प्रत्याशी हमारे अजीज़ी शम्स आगाज़ एडवोकेट हैं और हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नसीम साहब हैं। हम दरअसल इन तमाम तो लोगों की मौजूदगी में और आप लोगों के ज़रिए से हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि टिकट के तकसीम के बाद मीडिया के ज़रिए से, टेलीफोन के ज़रिए से MIM को दुश्मन और बदनाम करने की बड़ी साजिश हुई और इस पर मैं इजहार अफसोस करता हूं कि लोगों ने जो रवैया MIM के साथ अपनाया, किसी पार्टी के साथ किसी टिकट के उम्मीदवार, मायूस उम्मीदवार ने नहीं किया है। जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी का सीमांचल से ताल्लुक़ या बिहार से ताल्लुक़ बिहार के मजलूमों और सीमांचल के फटेहाल लोगों की भलाई के लिए, ये नहीं है कि घर घर टिकट दे दे। इस काम के लिए वो नहीं आए, न अपने ख़ानदान के किसी फ़र्द को यहाँ पर MLA, MP और मिनिस्टर बनाने के लिए आए। उसका रिश्ता इस इलाके से खुलूस का रिश्ता है। पार्टी ने जो टिकट देने का फ़ैसला किया उसकी बुनियाद सर्वे को बनाया, कारकुनों के मशवरे को बनाया और कैंडिडेट की हैसियत को बनाया। ये तमाम तर चीज़ों को सामने में रखकर कि आगे तक कौन दौड़ सकते हैं, अवामी राय किसके फेवर में है, उसकी बुनियाद पर टिकट का फैसला हुआ। लेकिन कुछ बेहुदा किस्म के लोगों ने हमारी पार्टी पर पैसे लेकर टिकट देने का घिनौना इल्ज़ाम लगाया है और इल्ज़ाम लगाने वालों में किस सिफत के लोग हैं। कुछ लोग अफेयर्स में पड़े हुए लोग हैं और एक शख्स है जो नशे के हाल में बोल रहा है, जो 2500 लाख रुपया देने की बात करता है, उसके छप्पर पे घास भी नहीं है। और जो शख्स जब यहाँ पर आया तो 10 गाड़ी, 5 गाड़ी, 2 गाड़ी लेके भी नहीं आ सका। एक अदद वो आया, एक अदद ड्राइवर था, शायद उसका कोई रिश्तेदार होगा, एक अदद उसकी बीवी थी, एक अदद उसका बच्चा था। और जब उसके बारे में हम लोगों ने तहकीक किया कटिहार के, तो पता ये चला कि उस शख्स पर कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है। हमारे ये सारे सुरफा और ये सारे लोग जो उनके बयान को फैलाकर हमको बदनाम कर रहे हैं, क्या ये बताएंगे कि ऐसे लोगों को टिकट दिया जा सकता है? और फिर पार्टी ने टिकट देने के ताल्लुक से हम जानते हैं कि हम कमज़ोर लोग हैं। टिकट तो कांग्रेस ने भी काटे, सिटिंग कैंडिडेट के काटे। राजद ने उन लोगों के टिकट काट दिए जिन लोगों ने पार्टी को में शामिल होकर सरकार बनाई थी। लेकिन किसी के अब्बा की मजाल भी हुई कि इन पार्टियों को गाली दे, उनके खिलाफ तबसरे करे। बीजेपी ने भी टिकट काटे, लेकिन बीजेपी के लड़के क्या सड़कों पर आकर किसी को गालियां दी? क्या बीजेपी के जो धर्मगुरु हैं वो कहीं मीडिया में आए? नहीं दिखे। तो मेरे भाई, हम लोग इस बात को मानते हैं कि मुसलमान पिछड़ा है और सीमांचल पिछड़ा है। ये सारे तमाशे दिखे तो सीमांचल में दिखे। और अफसोस है कि आवारा लड़के, ना समझ बच्चे, हमारे नादान बच्चे जिनको समझ नहीं है, हालांकि कई बच्चों ने जज्बात में उस दिन हम लोगों को गालियां दी, आके माफी मांगी। ये बच्चे, इनका कसूर नहीं है, लेकिन ये समझदार लोग जो डायरेक्टर इन चीफ थे इनके पीछे, उनके बारे में सोचिए कैसे कैसे लोग। सबसे ज्यादा बदनाम अगर मुझे किसी ने किया तो मेरे फैमिली के आदमी चाचा असलम साहब ने किया। असलम साहब मेरे पास गए पटना, कहा मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूं। मैंने कहा आप इलेक्शन लड़ सकिएगा, आप इतना खर्च कर सकिएगा? कोचाधामन के इलेक्शन में बहुत ज्यादा खर्च होता है और मैं कोचाधामन नहीं लौट रहा हूं कि मेरे पास पैसे नहीं है और वहां लड़ने की आप हिम्मत कर रहे हैं। तो भाई जमीन आप बनाइए, अगर आपकी सलाहियत होगी, लोग आपको चाहेंगे तो आपको हम लोग टिकट देंगे। सर्वे करवाया हम लोगों ने, कम से कम हर पंचायत के कारकुनों से उनके बारे में पूछगछ की, तो पता ये चला कि हजरत की हालत अच्छी नहीं है। और जहां तक मैं उनको जानता हूं, उनको इलेक्शन लड़ने की सलाहियत भी नहीं है। आइए सरवर साहब बैठिए, सलाहियत भी नहीं है उसको। अरे पंचायत में आप हार गए थे, मुखिया संघ के अध्यक्ष भी थे, ज्यादा से ज्यादा कोचाधामन में जानते थे मुखिया, और उस तरह आम आवाम नहीं जानती थी आपको। आप जो लोगों के दरमियान में फिरे, आपके रफ्तार में वो 10 किलोमीटर से 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर आपकी जो गाड़ी दौड़ी, वो MIM के घोड़े पर सवार होने के नतीजे में, और उसकी रफ्तार और दोगुनी हो गई। जब आपने जाकर कहा कि मैं अख्तर ईमान का चचा हूं, तो हर जगह हमारे कारकुनों ने उसका खैर मकदम किया। ये गलतफहमी हो गई उनको कि मैं बहुत पॉपुलर नेता हूं। जब अवामी सर्वे किया तो उनकी हालत अच्छी नहीं थी। फिर हम लोगों ने यह किया कि सारे कैंडिडेट से हम लोगों ने कस्में खिलाई थी जिस पर लोग तबसरे करते थे। हम लोगों ने कहा कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि कुछ लोगों के चाल चलन अच्छे नहीं है, कल क्या बोलेंगे, और कस्में इसलिए भी खिलाता हूं कि ताकि जीत के जाए तो असेंबली में कसम खाने में इसको आसानी हो। कुछ उलमा सवाल उठाते थे कि कस्में क्यों खिलाते हैं, तो मैंने उनको याद दिलाया
कि मौलाना असराउल्लाह कासमी साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना बदरुद्दीन अजमल साहब से बड़े आलिम आप नहीं हैं, वो भी जाकर वहाँ कसम खाए थे। इस्लाम में कसम खाने की और कसम को तोड़ने के सिलसिले में शरई हुक्म मौजूद है। और कस्में खाने के बाद कस्में तोड़े। असलम साहब ने कस्में खाई और कसम खाने के बाद उसने कसम को तोड़ा। उसने वादा किया था, एक बार तो कसम खाई, उसने ओथ लिया पार्टी के उम्मीदवार होने की हैसियत से, और फिर उसको बिरादर जनाब अब सादिक समदानी साहब बड़े भाई हमारे हैं, उनको लेकर आए वो, और उन्होंने कहा कि साहब हम दोनों में से किसी को टिकट मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग एक दूसरे का साथ देंगे। मैं यूं ही ऑफिस में निकल रहा था, देखते हैं कि भाई मुखिया साहिब साहब सरवर के अब्बा वो आ गए और उनका हाथ पकड़ के लेके आए चाचा असलम साहब, और मुझको कमरे में लेके गए, जरूरी बात करनी है। और मुखिया जी ने कहा कि यही हमको लेके आए। भाई क्यों लेके आए हैं? बोले आपको ये कहने के लिए आए हैं कि हम दोनों में से, चाहे सरवर को दीजिए, हमको दीजिए, हम दोनों में से किसी को टिकट दीजिए, हम उसका साथ देंगे एक दूसरे का। मैंने कहा यह बात सही बोल रहे हैं आप? बोले सही। मैंने लड़के को बुलाया, आओ जी अंदर आओ। मैंने कहा बोलेगा मोबाइल के सामने में, मोबाइल के सामने में फिर अल्लाह के हवाले से उसने खुद ही इकरार किया। क्या इतने कस्में खाने के बाद उस आदमी का जो तरीका रहा है, मुझको गालियां देते, मैं दरवाजे पर जाता मुझ पर जूते फेंक देते आप, लेकिन मेरे साथ जो आपने बदसलूकी की है, क्या एक कोई शरीफुल नफ्स इंसान ऐसा कर सकता है? मेरे मरहूम वालिदैन को आपने नहीं बख्शा, गांव के उन नादान बच्चों को आपने चंद पैसे देकर फुसलाकर बहलाकर मुझको गालियां दिलवाई। क्या टेढ़ा मेरा घर नहीं है? मेरे बाप दादा की कब्रें तो उजाड़ कर फेंक दोगे, सख्त है तुम्हारे दरमियान में? और आपकी हैसियत क्या रही है? आप जब भी हमें इलेक्शन लड़ा, सबसे महंगे वर्कर हमारे वो थे, पैसे हमसे लिए, और पैसे मेरे वर्कर्स को, मेरे कारिंदों पर खर्च करने से ज्यादा अपने पंचायत के इलेक्शन लड़ने के लिए किया। चंद लोग हैं जो आबादी और दुश्मन है हमारे वहां, वो 2-3 लोग हैं जिनके पेट में हजम नहीं होता है। अरे अख्तुरमा, मैं जीत पर कभी इतराया नहीं। अल्लाह तबारक तआला ने मुझे तौफीक बख्शी, आवाम ने पसंद किया, मैं इस जगह पर हूं। तुम्हारे जलने से क्या हो जाएगा जी? तुम्हारे जलने से तुम्हारी औकात की नहीं है, मैं जहां खड़ा रहूंगा। अब तुम मेरे पांव तले जमीन खींच रहे हो, इंशाअल्लाह नहीं खींच सकोगे। इसलिए मैं ये सफाई देना जरूरी समझा हूं कि इन लोगों ने कैसी कैसी शरारत की। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, जिसका मफहूम है, हम उलमा की जूतियां आज भी सीधी करते हैं, उलमा की कद्र मंजिलत करते हैं, आलिम ज्यादा हो, आलिम की इज्जत करता हूं, और हक बात कहने से नहीं कतराता हूं। अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसका मफहूम है कि मुनाफिक बहुत ही बदतरीन इंसान को कहा जाता है। मुनाफिक की 4 अहम निशानी होती है। बोले तो वो झूठ बोले, अहद करे तो अहद को न निभाए, वादा करे तो फरामोश कर जाए, जब गुस्से पर आए तो गाली गलौज पर उतर आए। मैंने देखा कि मिस्टर असलम ने यह सारे हुदूद को पार किया है, और मैं अपना इंसाफ उस खुदा के पास छोड़ता हूं। मैंने देखा है मेरे बाप पर भी कुछ लोगों ने जुल्म किए थे, और मरने से पहले आके रोए थे मेरे बाप के पास, और इसने भी मेरे पर जुल्म किया है। मैं अपने इस मामले को खुदा के हवाले करता हूं। जहां तक और 2 जगह 3 जगह के टिकट के वो हैं, हमारे लोग हैं भाई। टिकट आप मुफ्ती अतहर साहब उम्मीदवार थे, भाई जनाबे सालिम चतुर्वेदी साहब, मौलाना अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब हमारे उम्मीदवार थे। भाई पार्टी ने फैसला किया, दोनों जगह सर्वे कराया, दोनों के हालात लिए। हमारे पास कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो रैली निकली, कम से कम 300-400 गाड़ियों की रैली निकली, एक कैंडिडेट 50 गाड़ी 30 गाड़ी लेकर आया। और कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो एक गाड़ी से आगे नहीं बढ़ा सके। जब गया की रैली हुई तो बस पे चढ़ के गए और वहां जाकर दूसरी गाड़ी में लटक के गए। क्या जो आदमी गया तक अपनी 4 चक्का की गाड़ी लेकर नहीं जा सकता है, क्या वो आदमी इलेक्शन लड़ सकता है? अच्छा हुआ है, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा कि किसने ऐसा किया है, लेकिन अच्छा हुआ है कि सुना है कि अब्दुल्ला सालिम चतुर्वेदी साहब इलेक्शन नहीं लड़ पा रहे हैं। आज मैं टिकट भी देता उनको तो शायद क्या हासिल होता। और जहां तक भाई जनाब मौलाना वो मुफ्ती अतहर जावेद कासमी साहब वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मैं उनके लिए दुआ करता हूं कि आवाम में उनकी कितनी पजीराई उसका अंदाजा हो जाएगा। हमारे वो महबूब तरीन उलमा जो उसके गम में बहुत ज्यादा गमजदा हैं, उनसे भी मैं गुजारिश करूंगा, आप खुद इंसाफ कीजिए। आप आलिम दीन हैं, क्या कसम खाने और कसम के तोड़ने का आम आदमियों को कितनी आप रजील कहते, लेकिन आपके बिरादरी ने कसमें खाकर कसमें तोड़ी हैं, तो जरा उसको भी रखिए। और दूसरी बात हम अपने दीनी हजरात से और हजरात से कहूंगा, जरा दिल पर हाथ रखकर सोचिए, बीजेपी के लोगों के टिकट कटे कि नहीं कटे? सबसे ज्यादा इस वक्त आज दलील कोई कौम है तो मुसलमान है।
सबसे ज्यादा बदहाल अगर कोई है तो सीमांचल के पट्टी के लोग हैं। लेकिन आपने गौर किया क्यों है ऐसे? हमारे अखिलेश सिंह साहब थे, वो बेचारे हमारे एमपी का इलेक्शन लड़े, एमएलए का टिकट उनको नहीं दिए, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा। नरकटियागंज से हमारे उम्मीदवार आज 1 साल से पार्टी को सींच रहे थे, जब उनको कहा कि हुक्म है सदर साहब का कि वहां पार्टी इलेक्शन नहीं लड़ेगी, उसने यही कहा मेरे सदर का जो हुक्म है मैं सब आंखों पर करता हूं, मुझे कोई गम नहीं है, पार्टी के लिए कोई चंदे की जरूरत पड़ेगी तो मैं दूंगा। कहा कि नहीं, सलामत रखिए, जहां इलेक्शन लड़ेंगे लोग वहां जाकर काम कीजिए। लेकिन जो तूफान बदतमीजी यहां एमआईएम के हवाले से लड़कों ने की और दीनी अहबाब ने की, आपने देखा बीजेपी के लोगों ने की, तो कुव्वत फिक्र अमल पहले फना होती है तब किसी कौम के शौकत पे सवाल आता है। हमारे बच्चों के अखलाक बिगाड़े आपने, लोगों का मिजाज आप बिगाड़ रहे हैं। ये इस बात की दलील है कि हमारे बहुत सारे लोगों के दरमियान में अभी सियासी संजीदगी नहीं आई है। मैं ऐसे लोगों के लिए सियासी संजीदगी की दुआ करता हूं। और मैं ये भी कहता हूं, कल मुझे एक दीनदार शख्स का खत देखने को मिला और उसने कहा कि करोड़ों के चेक अख्तर ईमान को दिखाया गया। खुदा शाहिद है कि मैंने चेक भी नहीं देखा और चेक के ताल्लुक से कोई बात भी नहीं सुना। किसी इंसान के झूठा होने के लिए काफी है। मुस्लिम इंसानियत ने कहा कि वो किसी की सुनी हुई बात दोहरा दे, और चे जाए कि कोई आम आदमी ये बात कहे। अगर कोई एक दीनी शख्सियत इस तरह की बात करता है तो ये तो और भी लायक और सदमे की बात है। भाइयों, चूंकि मैं इस बहस को आगे नहीं बढ़ाना चाहता, आप लोग पूछ रहे थे क्या है पैसे का मामला, क्या उनका टिकट कटा, लोग कह रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं शुरू और आखिरी बार ये सफाई पेश कर देता हूं और बाकी अपने ऊपर वाले पर छोड़ता हूं कि ऊपर वाला तू ही इंसाफ कर, जो झूठ इल्जाम लगाएंगे उसकी सजा तुझसे बेहतर कोई नहीं दे सकता है। और जहां तक सब्र करने का ताल्लुक है, मैं सब्र करूंगा ऐसे मौके पर, क्योंकि मैं जानता हूं मैं जिस कौम के पैर के कांटे निकालने का आया हूं उसको नादानी है, वो कौम, उसके कांटे निकाल रहा हूं। बाप दादा ने वोट दिए कांग्रेस को, कभी अपना हक मांग सके, राजद को जाकर के वोट दिया, कभी अपना हक मांग सके। सीमांचल में आज अवैसी साहब ने आकर यहाँ के नौजवानों को हौसला दिया है, जबान खोली है, और आज सीमांचल में एमआईएम का एक अकलौता एमएलए रहते हुए मैंने अमोल पैसा की जो खिदमत की है वो सबके सामने में है। और आज जो कुछ भी कर रहा हूं पूरे बिहार में, मुसलमानों पर, दलितों पर जुल्म हो तो आज सबसे पहले कोई आवाज उठाता है, उसका नाम एमआईएम, उसका नाम अख्तरुल ईमान है। सनोबर जली क्या तुम्हारी बेटी नहीं थी? गुलनाज को मारा गया, तुम्हारी बहन नहीं थी? मदरसा हफीजिया को जला गया, क्या तुमको उसकी अकीदत नहीं थी? उसकी आवाज इन पार्टियों में से कोई नहीं उठा सका। अगर उठाया तो अख्तरुल ईमान ने उठाया। सीमांचल में बसने वाले हिंदू मुस्लिम सारे लोग कान खोलकर सुन ले, सीमांचल का पर कैपिटा इनकम कम है, सबसे ज्यादा सरकारी काम कम यहां पर हो रहा है। सीमांचल की लड़ाई स्पेशल डेवलपमेंट काउंसिल की बात अगर कोई करता है तो एमआईएम करती है। अलीगढ़ की लड़ाई हो या हिंदुस्तान में उठने वाली दूसरी एंटी मुस्लिम जो मसाइल हो, उसकी तहरीक अख्तरुल ईमान ने हमेशा अगुवाई की है। इसके लिए मैं आवाम का शुक्रगुजार हूं। मैं उन तमाम तर लोगों का जो सीमांचल में बसने वाले हैं बिहार में, जिनकी दुआएं मुझको मिली हैं, जिन्होंने मुझको जर्रे से उठाकर ऊपर तक मुझको पहुंचाया है, वो उन तमाम तर लोगों का मैं शुक्रगुजार हूं। और मैं अपनी बात को ही खत्म करता हूं। भाजपा की बात करें, क्या लड़ा कि भाजपा अच्छी पार्टी है? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि वो पार्टी रूल कर रही है। रूल कर रही तो कितनी डिसिप्लिन है। अरे डाकू भी डिसिप्लिन होता है, अपने गैंग लीडर को ओबे करता है। मैं उसके डिसिप्लिन की बात करता हूं कि वो कितने डिसिप्लिन है कि आज सरकार उनकी है और उनकी टिकट काटी जाती है, उनके लड़के नहीं कूद रहे हैं और ये भिखमंगे कूद रहे हैं। ये देखो, इसके माने ये है खाली बर्तन बचता जाता है। आपने इल्जाम ये लग रहा है कि आपने एक एक विधानसभा सीट में 5-5 लोगों को उम्मीदें दी और सब लोगों से खर्चे करवाए। अगर एक को ही उम्मीदवार बनाना था तो सब पे आपने क्यों उम्मीदें दी? बड़ी अच्छी बात कही। आप साहबी हैं और ईमानदार साहबी होने का आपको दलील पेश करना चाहिए। पेशानी पर आपके काले धब्बे भी हैं, वो चमक है वो नूरानी। आप बताइए, क्या मेरी तकरीर नहीं सुनी थी आपने यहाँ मारवाड़ी कॉलेज से पश्चिम कि देखो एक एक क्षेत्र से 5-7 उम्मीदवार बने हुए हो, पार्टी किसी एक को टिकट देगी, बाकी 5 को मायूसी आएगी। जहां 3 हो वहां 1 को टिकट मिलेगी, 2 को मायूसी आएगी। अगर पार्टी के उस उम्मीदवार को जिसको टिकट दिया जाएगा उसका साथ देने के लिए तैयार हो तो पार्टी का झंडा लेकर फिरो, वरना अपने अम्मा के घर में बैठ के रहो। ये नहीं सुना उनका मकसद नहीं सुना इनका। मैंने यकीन दिलाया था, मैंने ये कसम वो नहीं खिलाया था कि साहब हम में से किसी को भी टिकट दिया जाएगा तो मैं उसका साथ दूंगा। समझ में नहीं आई। कुछ लोग कहते हैं दबाव में दिया, क्या उसके गनपट्टी में बंदूक लगाई गई थी? होशोहवास में नहीं थे, नाबालिग थे, नासमझ थे, खातून थी जो उसको बेचारे को दुनियावी हालात से नावाकिफ थी वो। अच्छा, ये आम बात है कि 90 लाख रुपए हेलीकॉप्टर के लिए जमा करना होगा, ये चर्चा में इस मैं कह रहा हूँ, सब लोगों को कह रहा हूँ, आज भी कह रहा हूँ कि भेजो। एक इलेक्शन में लोगों के खर्चे हो रहे हैं, 90 लाख नहीं 1 करोड़ से ज्यादा में कॉन्ट्रैक्ट हुआ है उसका।
ये कौन भरेगा? अब इसी साहब का बजट भरेंगे, अब्दुल बैंक का बजट भरेगा, इलेक्शन आप लड़ेंगे तो नहीं भरिएगा पैसा। तो यहाँ पे ये बात, अच्छा उसके बाद सुनिए, उसके बाद मैं सुनूं, और उसके बाद सुनिए, एक एक कैंडिडेट को 3-3 बार लोकल अखबार में आप लोग लेते हैं उसका काम, और नेशनल मीडिया में देना है, टीवी में देना है, और पिछले बार इलेक्शन लेकर के चले लड़के भाग गए, पार्टी फंस गई, पैसे हम लोगों को पे करने पड़े। अभी भी कई लोगों को कहा गया कि भाई उसके पैसे एडवांस कर दो, नहीं दिए और अभी तक नहीं दे रहे हैं। तो आप किसी के अंदर की बात, मेरे बावर्ची खाने में क्या पकड़ा है उसके बारे में बड़े फिक्र मंद आप, भाई तुम इलेक्शन लड़ने आए हो। चलिए ये बातें हो गई। सीमांचल पिछड़ा है, सीमांचल की पसमानदगी की अक्सर आप लोग बात करते हैं, इमाम बात करती है, असद साहब हो या आपके इमाम के दीगर लीडरान हो, हैदराबाद जो डेवलप इलाका है वहां पे आप बाइक से, 4 व्हीलर से आप चुनाव कैंपेन करते हैं। इस गरीब इलाके में, गरीब इलाके के लोगों से पैसा लेकर हेलीकॉप्टर से आप चुनाव कैंपेन। अच्छा आप यह बात बताइए तो कि आप आए कहां से? भी आप आए कहां? शहर से आए ना, मोटरसाइकिल लेके आए, ससुराल लड़ी आए ना, मोटरसाइकिल लेके जाइएगा बेगम को लेके, 4 चक्के पर जाइएगा, अरे 4 चक्के पर जाइएगा, और यहां से बॉम्बे जाइएगा तो हवाई जहाज पर जाइएगा। ये बात बताइए, 10 दिन का कलील वक्फा है मेन कैंपेन का, और हमारे 30 कैंडिडेट हैं, 29 लगे हमारे, तो इन कैंडिडेट के दरमियान में सारे इलाके का दौरा करना ये पॉसिबल है उस नेता के लिए? पॉसिबल है कि अकले सलीम रखने वाला कोई दीवाना तो ये बोल सकता है, और जहां तक अकले सलीम रखने वाला कोई दीवाना जिसको मालूम नहीं है जोग्राफिया, वो जोग्राफिया पढ़ ले कि पूरे पार्लियामेंट इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन जो लड़ती है हैदराबाद पार्टी, वो 40 किलोमीटर के रेडियस में लड़ती है, और यहाँ 3 मैंने अगर लंबाई चौड़ाई जोड़िएगा तो कम से कम 2000 किलोमीटर का सफर हमको तय करना पड़ेगा। तो अगर उसको अकल नहीं है कि 40 किलोमीटर की दूरी तय करना और 2000 किलोमीटर की दूरी तय करना, तो उसके अकल पर अल्लाह वो करे, रहमत नाजिल फरमाए। सर जी, आपने कहा कि कोचा धामन में चुनाव लड़ने में काफी खर्च होता है, तो क्या पैसे देकर के वहाँ लोग वोट डालते हैं? नहीं, दौड़ाते बहुत है लोग, दौड़ाते बहुत हैं, कैंपेन में बहुत ज्यादा करते हैं, रैलियां बहुत ज्यादा निकलती हैं। अब मुमकिन है जो बात आप कह रहे हैं उस बात से भी इनकार किया जा सकता है क्या? वो हर जगह का मामला है, कोई कोचा धामन का मामला नहीं है। कोचा धामन में हमारे कुछ धन पशु लोग हैं, धन पशु लोगों ने दौलत की ऐसी नुमाइश कर दी है कि जिससे आम लोगों का खाना मुश्किल हो गया है। आप नहीं देखते लुटेरे लोगों ने कैसे पैसे खर्च किए? आप नहीं देखते धन पशु ने कैसे कैसे पैसे खर्च किए? तो ये बात आप लोग, इससे बड़ा गाँव कौन होगा आपका? हमारा अच्छा ये सवाल अभी आपसे, तो मेरा सवाल ये है कि आज को आपने उम्मीद दी है, इखलास अगर पैसे का खेला और जो इल्जामात है वो बेबुनियाद है, तो अपने कुरानंदाजी आपने क्यों नहीं करवाई? कुरानंदाजी क्यों करवाएंगे? कुरानंदाजी उस वक्त करता है आदमी जब सस्पिशन हो, 2 बराबर नंबर लेकर आए तो आगे की सीट में कैसे बैठा जाए, कुरानंदाजी कर लीजिए। 2 बीवी है, दोनों को सफर में ले आने के तैयार है, किसी एक का सीट है तो कुरानंदाजी करिए, जिसका नाम हो उसको लेके जाइए। कुरानंदाजी में नहीं होता है जो लड़का 30 नंबर लेके आया है, जो लड़का 75 नंबर लेके आया, कुरानंदाजी करके उसका रिजल्ट तय कीजिए, ये अक्लमंदी नहीं है। सर बिहार मतलब है कि पार्टी ने आप लोगों की आप लोगों की हैसियत नहीं, सुनिए, आप लोग ऐसे नहीं, यही तकादा इंसाफ है कि इम्तिहान में 5 आदमी शरीक होगा, जिसका नंबर ज्यादा आएगा वो फर्स्ट रैंक कराएगा। ऐसी बात है, आप तो टीचर होते तो दूसरे बच्चों को फर्स्ट रैंक कराते भाई। सर बिहार विधानसभा चुनाव में आप नॉमिनेशन खत्म हो चुका है, चुनाव में सर किस स्तर पे आप जाएंगे, आप कहां तक किस तरह का कैंपेनिंग होगा, असद साहब कब आएंगे? भाई असद साहब हम समझते हैं जल्दी आ जाएंगे, 27-28 तक इंशाल्लाह आ जाएंगे, आपका टीआरपी बढ़ जाएगा। और जहां तक जो दूसरे लोग कर रहे हैं हम तो उतना नहीं कर सकेंगे भाई, लेकिन हमारे पास जो सीमित संसाधन है इंशाल्लाह हम उससे पूरी मजबूती से तमाम ऐसे लाएंगे। चुनावी बिसात बिछ चुकी है, असर अपने आप को कहां पाते हैं एनडीए और महागठबंधन के बीच? मैं उन लोगों को इस वक्त नहीं देख रहा हूं, मेरे जितने कैंडिडेट हैं वो कैंडिडेट जीते मैं उसको देख रहा हूं, और मेरे कैंडिडेट की पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। मेरे कैंडिडेट की पोजीशन बहुत अच्छी है, मैंने जहां भी दिया है चुनकर फटक कर जमीन दिया है। हाँ, और इसलिए मैं पूरी उम्मीद है, मैं आपके माध्यम से, मैं किशनगंज में हमारे चारों जगह कैंडिडेट खड़े हैं, मैं यहाँ के अवाम से गुजारिश करता हूँ कि हमारे कैंडिडेट का साथ दीजिए। सर एक आपकी बातों से लग रहा है कि जो धन से संपन्न है उन्हीं को आप टिकट देंगे। नहीं, लेकिन बीजेपी ऐसे सुनिए, धन से संपन्न यह कहां से जुमला निकाला आपने? नहीं, आपकी बातों से मैंने उसको समझाने में कहा कि यहाँ पर पैसे बहुत खर्च करते हैं, जायज पैसा जो खर्च होता है वो भी आपके पास नहीं है। बीजेपी ने बीना देवी को कुछ ज्यादा मन से उठाया, जिनके पास 500 रुपया नहीं कि वो पटना जा सके, हाँ। उसे लोगों को कैंडिडेट बनाया, लेकिन आपने बीजेपी के करप्शन से ज्यादा आप वाकिफ हैं क्या? बीजेपी कितना पैसा अपने कैंडिडेट पर खर्च करती है? हमारा 10 कैंडिडेट पर जितना पैसा खर्चा होगा उतना बिना देवी पर खर्चा करेगी। उनको कैंडिडेट का कोई लेना देना नहीं है, वहां तो आता है ऊपर से पैसा आता है, थैले बरसते हैं उनके लिए। अरे आप नहीं देखते सारी चीजें महंगी हो गई, बीजेपी से जुड़े हुए कहां चले गए आज?
मोदी ने किन किन को कहा आगे बढ़ा दिया, आपने नहीं देखा? 10 रुपए का आदमी को 10 करोड़ का आदमी बना दिया। अरे आपके में जो कार्यकर्ता है उनको टिकट नहीं मिलेगा जितना भी झंडा रोले। आपको खबर नहीं है कि हमारे मैक्सिमम कार्यकर्ता ही को टिकट मिला है, दी गई है। आपके पुराने कार्यकर्ता अररिया के राशिद अनवर जी, उनका इल्जाम है कि हम ही शुरू से थे। हाँ। लास्ट वक्त किसी और नहीं, आप शुरू से थे, लेकिन आप 8,000 से वोट नहीं ला सके। पिछले दिनों में आपने जो कारकर्दगी भी की थी वो बहुत बेहतरीन कारकर्दगी नहीं थी, तो पार्टी ने और फिर आपसे लिखा भी लिया था कि पार्टी को इख्तियार कुल हासिल होगा जिसको टिकट दे। आपने उसको हाँ कहा था, और ये सारी पार्टियों में है कि एट द 11th आवर पार्टियों को कुछ फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो पार्टी के मुफाद में बेहतर हो। आप लोगों में से किसी की जबान नहीं खुलती कि उनसे पूछे कि कसम खाए दो तो तुम किसी को टिकट दे देंगे, साथ दे देंगे। ये कहाँ पूछ पाते हैं आप लोग? नहीं तो देखा मीडिया में, अगर ईमानदार मीडिया वाले हैं तो पूछिए उनसे कि कस्में खाए थे, कस्में क्यों तोड़े? वाह, अरे गरीब की मोग सबकी भोज, गरीब की बीवी सबकी भाभी। जो कुछ पूछेगा जाके पूछे, लालू परिवार से पूछे कि उस दिन पकड़ के रखे 4 तीनों को लेकर हुकूमत बना लेकिन 3 टिकट काट दिए। हिम्मत नहीं होगी आपके ऊपर वालों को भी। ये सारा पूछ रहे हैं, सिर्फ सूर्यमान आसानी से मिलता है, आसानी से बात करता है, रंगदार नहीं है। यही वजह है कि सारे लोगों की गालियां सुननी पड़ रही है। रंगदारी होती तो ये बात नहीं बोल पाते। सर, पत्रकारों पे आप आरोप लगा रहे हैं, और आपके पार्टी में जो कल तक नेता बने हुए थे इसी कार्यालय से विरोध किए कि 30 लाख रुपए, 25 लाख रुपए, और आपके विरोध में मुर्दाबाद के नारे भी लगाए गए। तो क्या हुआ? तो उससे हमको मुर्दाबाद के नारे लगाए, 30 लाख रुपए कोई माही का नारे सबूत पेश करें वहां पर। हम भी आपको करेंगे कि पीके आप आए हैं, आप सच हिला रहे हैं, बोलते भी ला रहे हैं, मैं कहूंगा पीके आए हैं, तो बड़े लगाना पड़ेगा ना भाई। लगाए वो सबूत पेश करें। मतलब बेबुनियाद है, बिल्कुल बेबुनियाद है, झूठ है, बेबुनियाद है, इल्जाम है। मेरी पार्टी की बढ़ती हुई छवि को बर्बाद करने की ये गहरी साजिश है। सर, नेशनल मीडिया सर, ये अभी महागठबंधन में फ्रेंडली चुनाव लड़ा जा रहा है, किसको फायदा? देखिए, मैं आपको बता देता हूं, हम लोगों की आखिरी तक कोशिश है कि महागठबंधन की जो लोग थे वो समझदारी दिखाते। हमने 6 सीट मांगा था, इन्होंने नहीं दिया। आप कहते हैं लोगों को सबक पढ़ाते, एकजुट हो जाओ, और आपका जब मुफाद आता है बढ़ चढ़कर सब जगह के इलेक्शन को खराब करने में राजद ने क्या रोल अदा किया आप खुली आंखों से देखिए। ये एक आदमी जो चीफ मिनिस्टर बनने का इरादा रखता हो वो झुककर भी लोगों से समझौता करता है, पाई जोड़ता है। लेकिन क्या तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनने का इरादा है? आखिर क्यों एक बिग पार्टनर के साथ आपने ऐसा किया, या कांग्रेस ने उसको क्यों सहन किया? ये उन लोगों से पूछिए कि ये लोग हुकूमत बनाने की लड़ाई लड़ते हैं या अपने वर्चस्व की लड़ाई लड़ते हैं।